जय अब्बा की दोस्तों। मैं उमाकांत सेन जेबी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हमारी बाल विकास की तीसरी क्लास है, जिसमें हमने कल आपको बताया था शैशवावस्था के बारे में। कल हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में कुछ पढ़ा था। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, शैशवावस्था का काल क्या होता है, शैशवावस्था के उपनाम क्या होते हैं दोस्तों। कल हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था में बालकों के अंदर शारीरिक विकास जो होता है वह किस तरीके का होता है, क्योंकि ज्यादातर जो हमने एग्जाम देखा है उसमें शैशवावस्था के शारीरिक विकास को लेकर बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। उनकी लंबाई को लेकर, उनके वजन को लेकर, उनकी हड्डियों को लेकर, उनके दांतों को लेकर, इस तरीके से उनके शारीरिक जो विकास होता है, ये सभी विकास कैसे हैं, इन सभी विकासों को शारीरिक विकास के बेस पर लिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि शैशवावस्था में किस तरीके से बालकों के अंदर शारीरिक विकास होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है बालक की लंबाई में। देखिए शैशवावस्था में जो बालक की लंबाई होती है, इसमें बालक की जो लंबाई होती है वह होती है 51 सेंटीमीटर, बोल सकते हैं 51 सेंटीमीटर जो बालक की लंबाई होती है। लेकिन इसमें जो बालिका की लंबाई होती है वह 0.5 कम होती है दोस्तों। तो बालिका की जो लंबाई होती है वह होती है 50.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये जो लंबाई है यह जन्म के समय की लंबाई है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जब शैशवावस्था का अंत समय आता है, 5 या 6 वर्ष का जब समय आता है, तब इनकी जो लंबाई होती है वह होती है 108 सेंटीमीटर। 108 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। जब शैशवावस्था का अंत समय आता है, 5 या 6 वर्ष का जब समय होता है दोस्तों, तब बालकों की लंबाई और बालिकाओं की लंबाई एक समान हो जाती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहना है कि बालक बालिकाओं का जो अंतर होता है, बालक बालिकाओं का जो अंतर होता है, उसमें बालिकाएं शैशवावस्था में उनकी लंबाई कम होती है, बालिकाओं की लंबाई शैशवावस्था में कम होती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही बालिकाएं बाल्यावस्था में पहुंचती हैं, तब उस समय बालकों की लंबाई कम होती है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि जब शैशवावस्था का अंत समय आता है 5 या 6 वर्ष का, उस समय जो लंबाई होती है वह होती है 108 सेंटीमीटर। देखिए ये जो आंकड़ा दिया हुआ है यह मनोवैज्ञानिकों के द्वारा पुस्तकीय अनुसार ये औसतन मान दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात आती है वजन की। तो बालक का जब जन्म होता है उस वक्त बालक का जो वजन होता है वह 3 किलोग्राम का होता है। यह वजन भी हमारा औसत मान दिया हुआ है, क्योंकि कई बालकों का जन्म जब होता है तो उनका वजन 2.5 किलो भी होता है, 2 किलो 800 ग्राम भी होता है, और 3 किलो भी होता है, और 3200 ग्राम भी होता है। इस तरीके से अलग अलग वजन होते हैं। लेकिन अलग अलग वजन की गणना ना करते हुए हम बाल विकास की भाषा में इसका एक एवरेज लेके चलते हैं, और वो हमारा एवरेज रहेगा क्या कि बालकों का जो वजन होता है जन्म के समय 3 किलोग्राम का वजन होता है दोस्तों। इसके बाद जब बालक 6 महीने का हो जाता है उस समय उसका वजन दुगना हो जाता है। उसका वजन कैसा हो जाता है दोस्तों? दुगना हो जाता है 6 माह की उम्र में। ठीक है दोस्तों, अब जब शैशवावस्था का जब अंत समय आता है, वही 5 या 6 वर्ष का जब समय आता है दोस्तों, तब उनकी लंबाई जो होती है वह होती है 16 किलोग्राम की, 16 केजी, 16 किलोग्राम उनका वजन होता है। अब बात आती है बालकों की हड्डियों के बारे में। देखिए सबसे बड़ी तथ्य की बात होती है जब बालक का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है दोस्तों, उस वक्त बालक की जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 60 से 70। ठीक है दोस्तों, उस समय बालकों की हड्डियों की संख्या क्या होती है? 60 या 70 होती है। लेकिन जब बालक शैशवावस्था की अवस्था में रहता है, 5 वर्ष का जब वो होता है, उस वक्त अगर बोला जाए तो बालकों की जो हड्डियों की संख्या होती है वह होती है 270। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि ये सब प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाता है कि हम और आपने पढ़ा होगा कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो सभी ने पढ़ा होगा 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जो कि विज्ञान में कई लोगों ने पढ़ा होगा, कई लोगों ने पढ़ा, कई विद्यार्थियों ने पढ़ा है। लेकिन उसका एक रीजन है, शैशवावस्था में जब बालक की जो हड्डियां होती हैं, बालकों की जो हड्डियां होती हैं वह 270 होती हैं। बाल्यावस्था में वो हड्डियां बढ़कर 350 हो जाती हैं, और 350 होने के बाद फिर वो हड्डियां घटकर 206 हड्डियां पहुंचती हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस समय बालकों की हड्डियों का अस्थिकरण होता है। ठीक है, तो देखिए हड्डियां जो होती हैं बालकों की ये 270 होती हैं, और जन्म जब होता है जन्म के समय 60 या 70 हड्डियां होती हैं। इसके बाद बात आती है मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क का जो वजन होता है जन्म के समय वो होता है 300 ग्राम का। जब बालकों का जन्म होता है उस वक्त उनकी
जो मस्तिष्क का वजन होता है वह वजन होता है दोस्तों 300 ग्राम का। और जब बालक शैशवावस्था की अंत अवस्था में पहुंचता है, जैसे कि 5 या 6 वर्ष में, उस वक्त बालक का जो वजन होता है वह होता है 1 किलोग्राम, 1 किलो 250 ग्राम, बोल सकते हैं 1250 ग्राम। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे बात आती है बालकों के दांत के बारे में। जब बालक का जन्म होता है उस वक्त बालक के अंदर कोई भी दांत नहीं होता, एक भी दांत नहीं पाया जाता है जन्म के समय। जब बालक 6 माह का हो जाता है, 6 माह की अवधि में बालक के अंदर एक दांत का निर्माण होता है, एक दांत निकलता है 6 माह की उम्र में। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बालकों का पहला जो दांत होता है वह किस उम्र में निकलता है। तो वह जो दांत होता है वह 6 माह की उम्र में निकलता है, एक दांत। लेकिन जब बालक शैशवावस्था की अंत अवस्था में पहुंचता है, बोल सकते हैं 5 या 6 वर्ष की अवधि में, उस वक्त बालक के अंदर जो 16 दांतों का निर्माण हो चुका होता है, 16 दांत निकल आते हैं, जिनमें से अगर कहा जाए तो 16 दांत निकल आते हैं, जिनमें से 13 या 14 दांत जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जिन्हें कहा जाता है दोस्तों दूध के दांत कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? दूध के दांत कहे जाते हैं। जो दांत गिरकर उनके नए दांतों का निर्माण होता है, नए दांतों का निकलना होता है। इसी प्रकार बोलते हैं कि 13-14 अस्थायी दांत होते हैं, 2 या 3 जो दांत होते हैं वो स्थायी होते हैं। मतलब क्या है कि बालकों के जो दूध के दांत होते हैं वो गिर के नए दांत निकलते हैं जो पक्के दांत कहलाते हैं, इसीलिए उनको स्थायी दांत कहते हैं। और उनकी संख्या होती है 2 या 3। इसके बाद दोस्तों बात आती है हृदय की धड़कन की। तो शैशवावस्था में जब बालक होता है उस वक्त उसके हृदय की जो धड़कन होती है वह होती है दोस्तों 140 पर मिनट। कितनी होती है दोस्तों? 140 पर मिनट। यह क्वेश्चन भी कई बार प्रश्नों में किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों ने और हम सभी ने विज्ञान में पढ़ा है कि मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी होती है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा 72 पर मिनट होती है। लेकिन शैशवावस्था काल में उसके जो हृदय की धड़कन होती है वह होती है 140 पर मिनट होती है। बाल्यावस्था में 100 पर मिनट होती है। और जब बालक किशोर अवस्था में पहुंचता है उस वक्त बालक की जो हृदय की धड़कन होती है वह होती है दोस्तों 72 पर मिनट होती है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर प्रश्न पूछा जाता है बालकों की जो मांसपेशियां होती हैं शैशवावस्था काल में, बालक की मांसपेशियां जो होता है 23 से 25% मांसपेशियों का विकास हो जाता है या मांसपेशियों का निर्माण हो जाता है। दोस्तों कितना हो जाता है? 23 से 25% मांसपेशियों का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमारे प्रश्न में कई बार पूछी जाती हैं। ये हमारे बालकों का शारीरिक विकास है दोस्तों। क्या है? शारीरिक विकास है। तो हमारे संविदा वर्ग 3 के हिसाब से आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको यहाँ बता दिए गए हैं। इसके बाद बालकों में मानसिक विकास भी होता है, भाषाई विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, जो कि आपसे प्रश्न में बहुत कम पूछा जाएगा। आगामी समय में जब जब नेक्स्ट अगला चैप्टर अध्याय पढ़ेंगे उसमें हम आपको ये डिटेल में बताएंगे दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शैशवावस्था काल खत्म हो जाता है। अब हम यहाँ पे आज से प्रारंभ करेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लीजिएगा बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था कौन सा समय होता है? कल मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था का जो समय होता है दोस्तों वह होता है 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के लिए। कल मैंने आपको सभी को बताया था। अगली हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी दोस्तों बाल्यावस्था। इस अवस्था में से बहुत से क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर मैंने ज्यादातर जो देखा है ज्यादातर प्रश्न किए जाते हैं वो बाल्यावस्था वैसे ही किए जाते हैं। देखिए बाल्यावस्था का जो अगर बोला जाए समय क्या होता है, सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है बाल्यावस्था का समय क्या होता है। तो बाल्यावस्था का हमारा जो समय होता है दोस्तों वह होता है हमारा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो समय होता है दोस्तों उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। देखिए बाल्यावस्था जो क्या कहलाती है, जिसमें बालक शैशवावस्था से की अवस्था से गुजर के अपने नए पड़ाव की ओर जाता है उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपने दोस्त यारों के साथ खेलने लगता है, ग्रुप टोली बनाने लगता है। इसी तरीके से इनके कुछ उपनाम भी होते हैं, जैसे हम लोगों ने शैशवावस्था के कुछ उपनामों को पढ़ा था। इसी तरीके से बाल्यावस्था के भी कुछ उपनाम होते हैं दोस्तों, तो वो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए हमने वहां पढ़ा था खिलौनों की अवस्था, लेकिन बाल्यावस्था में कहा जाता है खेलों की अवस्था। क्या कहा जाता है दोस्तों? खेलों की अवस्था।
सबसे पहली बात होती है। दूसरी बात जो होती है मूर्त चिंतन या मूर्त संक्रियात्मक चिंतन। मूर्त संक्रियात्मक होता है, मूर्त संक्रियात्मक होता है। यह बात मैं आपको जीन प्याजे का जब सिद्धांत पढ़ेंगे, उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, वो हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो अगली कंडीशन, अगला उपनाम क्या होता है? बालक मूर्त मूर्त संक्रियात्मक होता है और यहाँ पर बालक जो करता है वो तार्किक चिंतन करता है। कौन सा चिंतन करता है दोस्तों? बालक तार्किक चिंतन करता है और इसी को कहा जाता है दोस्तों टोली या समूह की अवस्था। टोली या समूह की अवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में देखने को मिलता है। टोली या समूह की अवस्था को, इसको IMP लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगली अवस्था जो हमारी होती है वो होती है गंदी अवस्था। अगली जो अवस्था होती है वो हमारी होती है गंदी अवस्था। तीसरी जो होती है स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बालक स्मार्ट दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। स्मार्टनेस होने की वजह से उसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन्हीं में से एक अवस्था है जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए ये हमारे उपनाम हो जाते हैं। अब इसके बाद जो अगली अवस्था होती है उसे कहा जाता है निर्माणकारी अवस्था। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्माणकारी की अवस्था। तो ये सभी क्या है? बाल्यावस्था के कुछ उपनाम हैं जो कि बाल्यावस्था के एक अन्य नामों के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली हमारी अवस्था जो है वो है खेलों की अवस्था। देखिए दोस्तों, बालक इस समय जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है, इस समय जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के खेल खेलने लगता है। अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के खेल खेलने लगता है। इसी बात को लेकर स्ट्रैंग महोदय ने एक कथन कहा है। स्ट्रैंग महोदय ने एक कथन कहा है कि 10 वर्ष की अवधि में ऐसा कोई खेल नहीं रहता जो कि बालक ने खेला ना हो। ये कथन कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। स्ट्रैंग महोदय ने कहा है, एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम है स्ट्रैंग। उन्होंने एक बात कही है कि 10 वर्ष की अवधि तक ऐसा कोई खेल नहीं रहता जो बालकों ने ना खेला हो। इसीलिए इसके लिए क्या कहा जाता है? खेलों की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में बालक हर प्रकार के खेल खेलता है। दूसरी बात होती है क्या? मूर्त संक्रियात्मक। बालक जो भी चीज सोचता है वह मूर्त सोचता है। बाल्यावस्था में आपने देखा होगा, बाल्यावस्था में जो कोई भी बालक होता है तो जो उसको सामने दिखाई देता है वही बात के बारे में जिक्र करता है, क्योंकि वह और चीजों के बारे में नहीं जानता। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जैसे बालक बाल्यावस्था में है तो बाल्यावस्था में बालक क्या करता है? जो चीजें उसके सामने रहती हैं वह उन्हीं चीजों के बारे में जानता है। जैसे हम और आप हैं, हम और आप हर प्रकार की बात जानते हैं कि आगरा का ताजमहल कहाँ पे है, दिल्ली की राजधानी क्या है। इस तरीके से क्या है, जो चीज हमारे सामने भी नहीं है फिर भी हम उनका चिंतन करते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में बालक इन सभी के बारे में नहीं जानता है। तो इस वक्त बालक क्या करता है? उन्हीं बातों के बारे में चिंतन करता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष होती हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। अगली बात होती है तार्किक चिंतन। जैसे कि शेष अवस्था में मैंने आपको बताया था कि शेष अवस्था में बालक अतार्किक चिंतन करता है। अतार्किक चिंतन मतलब क्या? ऐसा तर्क करना जो तर्क वितर्क होता है। जैसे कि बालक का कहना है कि हमारे लिए वो चांद तारे तोड़ के लाना है। चांद तारे, तो देखिए चांद तारे तोड़ के लाना या चांद तारों को लाना ये असंभव बात होती है, तो ये क्या है? ये अतार्किक चिंतन है। लेकिन इस वक्त बाल्यावस्था में बालक समझदार हो जाता है। बालक क्या हो जाता है दोस्तों? समझदार हो जाता है। वह इतना जानता है कि चंद्रमा जमीन के बहुत ऊपर होता है, तो उसको तोड़ के लाना या उसको अपने पास लाना असंभव है। इसलिए बालक इस तरीके का कोई भी चिंतन नहीं करता जो कि उस पर तर्क करना गलत हो।
बालक वही बात करता है जो बालक के लिए संभव होती है। ठीक है दोस्तों, बालक कोई भी बात करेगा तो बालक वही बात करेगा जो बालक कर सकता हो या करेगा। अगली हमारी बात होती है टोली या समूह की अवस्था। देखिए, टोली या समूह की अवस्था, क्योंकि आपने देखा होगा बाल्यावस्था में ज्यादातर जो बालक होते हैं वो खेल के प्रेमी होते हैं। इस अवस्था में बालक अपने मित्रों के साथ, अपने विद्यालय के मित्रों के साथ, अपने मोहल्ला और जो पड़ोस में जो मित्र रहते हैं उनके साथ बहुत खेलता है, बहुत उनके साथ बहुत सारे खेल खेलता है, हमेशा हर वक्त उन्हीं के साथ खेलता रहता है। उनके अलग अलग दोस्त बनते हैं, उनके अलग अलग मित्र बनते हैं और उनकी एक ग्रुपिंग बनती है, उनकी एक टोली बनती है। इसीलिए इसे कहा जाता है बाल्यावस्था को टोली या समूह की अवस्था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आती है गंदी अवस्था। गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इस अवस्था में अगर आपने बालक से कहा कि आपको कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है, लेकिन बालक वो चीज करने से नहीं मानेगा। आप मना करेंगे, बरसात का मौसम है, आप मना करेंगे गड्ढों में नहीं जाना है, लेकिन बालकों के लिए, इस अवस्था के बालकों के लिए गड्ढों में जाएंगे और उनके ऊपर बार बार पैर से उसको उस गड्ढे में कूदेंगे। उससे क्या होता है, बालक के अंदर एक, उनके ड्रेस गंदी हो जाती है, उनको मना किया जाता है लेकिन उनको उस चीज में मजा आता है तो वो बार बार उस चीज को दोहराते हैं। बच्चे खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद बच्चे हाथों को अपने कपड़ों से पोंछ लेते हैं, तो ये क्या है, इसी को लेकर कहा गया है गंदी अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसी को लेकर क्या कहा गया है, गंदी अवस्था। अगली हमारी बात क्या होती है, स्फूर्ति की अवस्था। देखिए स्फूर्ति की अवस्था, बालकों के अंदर एक स्फूर्ति होती है, बाल्यावस्था में बालक के अंदर एक स्मार्टनेस होती है, बालक देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्टनेस की अवस्था कहा जाता है। अगली हमारी बात जो होती है जीवन का अनोखा काल। देखिए काल पुरुष, एक महोदय का नाम है काल पुरुष। काल पुरुष महोदय का एक कथन है कि बालकों का जो जीवन होता है, जीवन का अनोखा काल होता है। बाल्यावस्था का जो काल होता है वह बालकों के जीवन का एक अनोखा काल होता है दोस्तों। ठीक है, तो यह बात किसके द्वारा कही गई है, यह बात कही गई है काल पुरुष के अनुसार। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो यहाँ पर रुक गया था, अपनी बात निरंतर रखते हैं। देखिए पहली परिभाषा जो हमारी थी वो हमारी थी रास महोदय के द्वारा। रास महोदय ने एक बात कही है कि इस अवस्था को बालक की, यह अवस्था छद्म परिपक्वता, छद्म परिपक्वता की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, रास महोदय ने कहा है कि ये जो बाल्यावस्था होती है यह बालकों की एक छद्म परिपक्वता की अवस्था होती है। अगली बात जो कही है वो कही स्ट्रैंग महोदय ने। स्ट्रैंग महोदय ने कहा है कि 10 वर्ष की आयु तक, 10 वर्ष तक की आयु में ऐसा कोई खेल नहीं होता, ऐसा कोई खेल नहीं होता जो बालकों ने इस उम्र में ना खेला हो। ऐसा कोई खेल नहीं होता जो ना खेला गया हो, ना खेला गया हो। अब देखिए दोस्तों, इसी पर एक परिभाषा और आती है कार्ल ब्रुश की। एक मनोवैज्ञानिक का नाम है कार्ल ब्रुश, उन्होंने कहा है इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है दोस्तों, जीवन का अनोखा काल कहा है। अगले वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों किलपैट्रिक। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है कि बालकों की जो अवस्था होती है वह है प्रतिद्वंदात्मक, समाजीकरण, की अवस्था होती है, की अवस्था होती है। देखिए हमारे कौन कौन से वैज्ञानिक हो गए,
रास महोदय हो गए, स्ट्रैंग, कार्ल ब्रुश, किलपैट्रिक, और आखिरी परिभाषा जो होती है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा कही गई है। सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि इस अवस्था में बालक को इस अवस्था में बालक को जैसा बनाया जाए वैसा बनाया जा सकता है, वैसा बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहली परिभाषा जो ये महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है कई बार पेपर में, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपको उसमें 2-3 बातें जो आपको समझ में ना आई होंगी वो यहाँ पे दोबारा अपन दोहरा लेते हैं। पहली एक बात मैंने आपको वहां बताई थी उपनाम में, उसमें आपकी एक थी निर्माण कार्य की अवस्था, निर्माण कार्य की अवस्था, और अगला जो उपनाम था हमारा वो था विद्यालय की आयु, विद्यालय की आयु। देखिए दोस्तों, क्या है कि निर्माण कार्य की अवस्था, यह बात जो कही है दोस्तों, यह सिगमंड फ्राइड के अनुसार कही गई है, क्योंकि इन्होंने कहा है इस अवस्था में बालक को जैसा बनाया जाए वैसा बनाया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो अवस्था होती है बाल्यावस्था, यह एक निर्माण कार्य अवस्था होती है। इसमें बालक को जैसा आप उसका आचरण करवाएंगे बालक उस तरीके का निर्माण करेगा, बालक उस तरीके का अपना जीवन उसके अनुसार ढाल लेगा। इसीलिए इसको बालक को क्या कहा जाता है, निर्माण कार्य की अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है विद्यालय की आयु। देखिए, प्रारंभिक विद्यालय की आयु जो कहते हैं उसे शैशवावस्था को कहा जाता है, लेकिन विद्यालय की जो आयु होती है उसे बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब यहाँ पर हम अपनी परिभाषा यहाँ क्लियर करते हैं। रास महोदय, यह परिभाषा कई बार पेपर में पूछी जाती है। रास महोदय ने कहा यह अवस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था होती है। यहाँ एक जो शब्द है छद्म, ये आपको नया दिख रहा होगा, इसका आपको मीनिंग बताएंगे। इसका मीनिंग होता है दोस्तों मिथ्या, इसका मतलब होता है झूठा। बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वो जो नहीं होते फिर भी वो अपने आप को बड़प्पन महसूस कराने के लिए एक मिथ्या परिपक्वता अनुभव कराते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई जो लड़कियां होती हैं जो बाल्यावस्था में होती हैं, जो छोटी होती हैं, जैसा जैसा उनकी मम्मी या उनकी दीदी लोग करती हैं उसी तरीके का वो आचरण करती हैं। वो तैयार होती हैं, साड़ी वगैरह पहनती हैं और अपना श्रृंगार करती हैं। इसका मतलब क्या है, वह अपने आप को उनके जैसा बनने की कोशिश करती हैं और अपने आप को बड़प्पन बताने की प्रयास करती हैं। इसका मतलब क्या है, वो परिपक्व नहीं होती, उस अवस्था में वो लड़कियां परिपक्व नहीं होती, लेकिन फिर भी वह क्या करते हैं, अपने आप को परिपक्व बताने की कोशिश करती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इस अवस्था में छद्म परिपक्वता की अवस्था होती है। यही बात लड़कों में होती है। कई लड़के अपने दादाजी के आचरण करने लगते हैं, अपने पिताजी जैसी एक्टिविटी करने लगते हैं, बल्कि वे परिपक्व नहीं होते, लेकिन फिर भी वह अपने आप को एक बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। अगली हमारी जो बात होती है वह स्ट्रैंग महोदय के अनुसार है कि 10 वर्ष की आयु में ऐसा कोई खेल नहीं होता जो इस अवस्था में बालक ने ना खेला हो, इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों खेलों की अवस्था। अगली परिभाषा जो है कार्ल ब्रुश के लिए कहा गया है जीवन का अनोखा काल। यह परिभाषा कई बार परीक्षा में पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। कार्ल ब्रुश ने कहा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि शैशवावस्था में बालकों के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना सक्रिय होती है, लेकिन जब बाल्यावस्था लगता है तब उनके अंदर जो काम प्रवृत्ति की भावना होती है, जो यौन ऊर्जा होती है, वह सुप्त होती है। इस वजह से बालक के अंदर जो निर्माण होता है वह अत्यंत तीव्र गति से होता है। इसीलिए यह जो काल होता है जीवन का, वो एक बहुत अनोखा काल होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को जिस तरीके का बनाया जाता है बालक उस तरीके को अपन उसको बना सकते हैं। और इसी बात अगली बात जो होती है वो किलपैट्रिक के अनुसार कहा गया है कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है। आपने देखा होगा बाल्यावस्था में ज्यादातर भाई बहनों में झगड़े होते हैं, एक प्रतिद्वंद की भावना उत्पन्न होती है। इसी बात को लेकर क्या कहा गया है दोस्तों कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है, समाज में उठता बैठता है, परिवार का आचरण करता है और अपने मित्रों टोली के साथ बैठता है। तो उस जगह से क्या सीखता है, वो
उस जगह से वह एक प्रतिद्वंदात्मक हो जाता है, एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करता है, एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करता है, दूसरे सामने वाले से प्रतिद्वंद करने लगता है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहलाती है। अगली बात जो है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा कही गई है कि इस अवस्था बालक को जैसा बनाया जाए वैसा बालक को बनाया जा सकता है। दोस्तों, तो ये अलग अलग कथन है जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आपको कहे गए हैं और ज्यों तो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ठीक है, अब हम यहाँ से इनकी कुछ विशेषताएं लिखते हैं बाल्यावस्था की। मैंने आपको एक दिन बताया था कि बाल्यावस्था की जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं अपने आप में एक परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, एक परिभाषाएं होती हैं। इसीलिए अगर कोई भी बात अगर आपसे पूछी जाती है तो वो विशेषता होती है। दोस्तों, ये विशेषताएं जो होती हैं आपसे पेपरों में पूछी जाती हैं। पहली विशेषता बोल सकते हैं कि भाई बहन में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा। दूसरी विशेषता जो होती है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होना, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होना। आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होना। अगली है झूठ बोलना एवं चोरी करना, झूठ बोलना एवं चोरी करना, इस तरीके की कुछ अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों, ठीक है, अगली विशेषता जो हमारी होती है वो होती है मानसिक विकास। मानसिक विकास तीव्र होता है, मानसिक विकास तीव्र होता है और शारीरिक विकास मंद गति से होता है, मंद गति से होता है। छठवां होता है इसका घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होती है या इसी को बोल सकते हैं या निरुद्देश्य इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, निरुद्देश्य घूमना। देखिए दोस्तों, पहले अब इन विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पहली विशेषता जो होती है भाई बहन में झगड़ा होना। इस अवस्था में आपने प्रायः देखा होगा कि बाल्यावस्था में ज्यादातर आपने देखा होगा कि बालकों के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि बालक अपने ही घर में भाई बहन के बीच एक झगड़ा होता है जो कि नॉर्मल एक दूसरे से झगड़ते लड़ते रहते हैं। अगली जो हमारी बात होती है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होना। बहिर्मुखी प्रवृत्ति वो होती है जो अपनी बात दूसरे से कहना। बालक जब विद्यालय जाता है, बालक जब विद्यालय जाता है तो विद्यालय जब जाता है तो अपने परिवार की जो बात होती है वो अपने विद्यालय में शेयर करता है अपने मित्रों के द्वारा, और जब विद्यालय से जब वापस घर आता है तो वह अपने घर पे सब कुछ बताता है कि आज हमने विद्यालय में क्या पढ़ा, आज विद्यालय में क्या हुआ, आज विद्यालय में क्या क्या बात हुई। तो इस तरीके का जो वार्तालाप होता है उसे बहिर्मुखी कहा जाता है। इस प्रकार कहा जाता है कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। अगली विशेषता क्या होती है, आत्मनिर्भर होना। शैशवावस्था मैंने आपको बताया था कि बालक आत्मनिर्भर नहीं होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक आत्मनिर्भर होता है। बालक अपना कार्य स्वयं करता है, बालक तैयार भी हो लेता है, बालक अपना बैग भी लगा के स्कूल चला जाता है और अपने हाथ से सब काम अपने हिसाब से करने लगता है, चलने भी अपने हाथ से लगता है। इसीलिए कहा गया है कि यह अवस्था जो होती है वह आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है। दोस्तों, अगली बात जो होती है झूठ बोलना। देखिए बालक इस अवस्था में झूठ बोलने लगता है, अपने आप को एवं चोरी करने लगता है। क्या होता है दोस्तों, जब बालक इस अवस्था की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो इसलिए होती है क्योंकि इस अवस्था में बालक मित्रों के साथ या टोली ग्रुप में रहता है। आपने देखा होगा जब बालक मित्रों के साथ घूमने जाता है
अगर आपने से किसी भी कोई अभिभावक अगर बालकों से बोल दे कि आपको ये काम करने जाना है, तब वह क्या करेगा, उस काम को झूठ बोल देगा, हाँ कर लेंगे, लेकिन वह नहीं जा पाता है क्योंकि वह अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, वह झूठ बोलता है। वह बाहर से खेल कर आएगा, आप उससे पूछोगे कहाँ गए थे, तो वो आपके डर के कारण आपसे झूठ बोल देता है कि मैं दोस्त के घर गया था या कहीं भी गया था। इस तरीके से क्या है, बालकों के अंदर एक झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अगली जो विशेषता होती है वो होती है मानसिक विकास तीव्र होता है, शारीरिक विकास मंद गति से होता है। मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से एक विशेषता बताई थी कि बालक जब, आपने एक बात पढ़ी होगी, जब मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में बालक का 90% जो विकास होता है, शारीरिक विकास, वो हो चुका होता है। इसके बाद अगर बोला जाए तो मानसिक विकास उनके अंदर तीव्र गति से होता है, जितना कि शारीरिक विकास नहीं होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक का जो शारीरिक विकास होता है वह हो चुका होता है, बस कुछ दर ब दर उसका किशोरावस्था तक धीरे धीरे होता रहता है। लेकिन यहाँ से फिर उसका मानसिक विकास जो है वह अत्यंत तीव्र गति से होता है, क्योंकि यह जो उसकी अवस्था होती है वह एक अनोखी अवस्था होती है, वो निर्माणकारी अवस्था होती है। बहुत ही तीव्र गति से उसके मानसिक विकास होने लगता है। वह सामाजिक, भाषाई, नैतिक हर पक्ष में उसके अंदर मानसिक विकास होने लगता है। अगली जो हमारी बात है वो हमारी बात है घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होना या निरुद्देश्य घूमना। देखिए, बालक की जो अवस्था होती है, ग्रुप या टोली या समूह की अवस्था होती है, बालक अपने मित्रों के साथ घूमता है, घूमने निकल जाता है। तो जिस वक्त वो घूमने जाता है उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, उसके घूमने का कोई उद्देश्य नहीं होता, बस वह दिन भर घूमता रहता है, पूरा दिन घर के बाहर रहेगा और शाम को वापस लौटेगा। इसका मतलब क्या है कि बालक घर के बाहर तो निकला लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं था, बस मित्रों के साथ गया और खेलता रहा, शाम को वापस आया। इसका मतलब क्या है कि वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है और निरुद्देश्य क्या है, वह घूमता रहता है दोस्तों। अब यहां से हम लिखेंगे उसकी अगली विशेषताएं। अगली विशेषता जो हमारी रहेगी वो हमारी रहेगी संग्रहण की अवस्था जो होती है, संग्रहण की प्रवृत्ति होती है। इसको बोल सकते हैं कि संग्रहण की प्रवृत्ति होती है। संग्रहण की प्रवृत्ति होती है। अगली जो विशेषता होती है संवेगात्मक, संवेगात्मक पक्षों में विकास होने लगता है, विकास होने लगता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां से बालक के अंदर क्या होता है, संग्रहण की अवस्था। बालक नई नई चीजों के बारे में उसको एकत्रित करने का प्रयास करता है। बालक के लिए कोई भी एक अच्छा टिफिन बॉक्स मिलेगा तो बालक उसको टिफिन बॉक्स लाने के लिए जिद करेगा और उसको इकट्ठा करता जाएगा। अलग अलग पेंसिल बॉक्स रखने की उसके अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे कहा जाता है संग्रहण की अवस्था होती है। और इसी अवस्था में बोलते हैं कि इसमें यौन ऊर्जा जो होती है, काम प्रवृत्ति की भावना, काम प्रवृत्ति की भावना सुप्त होती है। क्या होती है दोस्तों, सुप्त होती है। सुप्त मतलब बोल सकते हैं निष्क्रिय होती है, या ऐसे को बोल देते हैं दोस्तों यौन ऊर्जा। यौन ऊर्जा सुप्त होती है, यौन ऊर्जा सुप्त होती है। अगली विशेषता जो है इसमें कहा जाता है दोस्तों कि बालक इस अवस्था में समलिंगी प्रेम व्यवहार करता है, समलिंगी प्रेम व्यवहार करता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, समलिंगी प्रेम व्यवहार करता है। आपने जब देखा होगा जब बालक बाल्यावस्था में रहता है, जब बालक बाल्यावस्था में रहता है तब बहुत से बालक क्या करते हैं, बहुत से नहीं, आपने प्राय सभी जगह देखा होगा, विद्यालय स्कूलों में आपने देखा होगा कि बालक बालकों के साथ रहना पसंद करता है और लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करती हैं। मतलब वो लोग समलिंगी प्रेम व्यवहार रखते हैं, समलिंगी आत्मीयता का भाव रखते हैं। लड़का लड़कों के साथ खेलता है, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती हैं। तो ये जो अवस्था होती है यह समलिंगी प्रेम व्यवहार की अवस्था होती है, जो कि बाल्यावस्था होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा काम प्रवृत्ति की भावना सुप्त होती है, यौन ऊर्जा सुप्त होती है, ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। शेष अवस्था में यौन ऊर्जा जो होती है वो सक्रिय होती है, बाल्यावस्था में यौन ऊर्जा सुप्त होती है, निष्क्रिय होती है, और किशोर अवस्था में पुनः यौन ऊर्जा तीव्र गति से सक्रिय होने लगती है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, चंचलता की भावना, चंचलता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है या कम होने लगती है। इस अवस्था में बालक के अंदर चंचलता की भावना क्या होने लगती है, कम होने लगती है, क्योंकि बालक यहाँ से अपने जीवन की ओर, पढ़ाव की ओर बढ़ने लगता है, बालक अपने जीवन की ओर अग्रसर होने लगता है, बालक को अपने अच्छे और अच्छे का विचार करना लगता है, कि उसके अंदर नैतिकता के विचार आने लगते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इस तरीके से क्या है, बालक के अंदर चंचलता की प्रवृत्ति कम होने लगती है। यहाँ पे है वैचारिक प्रवृत्ति, वैचारिक प्रवृत्ति आने लगती है। इस अवस्था में बालक विचार करने लगता है कि उसको क्या करना है, बालक तर्क करने लगता है, बालक चिंतन करने लगता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अवस्था होती है, ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक एक चिंतन करने लगता है, अपनी पढ़ाई को लेकर करने लगता है, अपने तर्क करने लगता है। जो भी आप गणित का सवाल कर रहा है तो उसके अंदर उसमें सोचने लगता है क्या करना है, कैसा करना है। इस तरीके से क्या उसके अंदर चिंतन की भावना उत्पन्न होने लगती है, वह विचार करने लगता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, वैचारिक प्रवृत्ति आने लगती है दोस्तों। इस तरीके से हमारी कुछ विशेषताएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम अगली विशेषताएं लिखेंगे। अगली विशेषता जो हमारी रहेगी, कार्य कारण में संबंध स्थापित करना। अगली विशेषता हमारी क्या रहेगी दोस्तों, कार्य कारण में संबंध स्थापित करना। कार्य कारण में संबंध स्थापित करना। देखिए यह वही चीज होती है, आप जब शेष अवस्था में जब बालक रहता है, जैसे मान के चलो बालक अगर किसी ऐसी कोई वस्तु से खेल रहा है जो उसके लिए खतरनाक हो सकती है, आपने उसको छीन लिया, आपने उसको छीन लिया और बालक से बोल दिया कि नहीं वो तो बिल्ली लेके चली गई, या उसको छीन के आपने बोल दिया वो तो चिड़िया लेके चली गई। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त बालक उसमें संबंध स्थापित नहीं कर पाता, वो आपकी बात को सत्य मान लेता है। लेकिन इस अवस्था में बालक के अंदर ऐसा नहीं होता। इस अवस्था में बालक क्या करने लगता है, संबंध स्थापित करने लगता है। तो जैसे ही आप उसको बोलते हैं बालक तुरंत समझ जाता है कि आपने बालक से झूठ बोला है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कार्य कारण में संबंध स्थापित करने लगता है। अगली जो विशेषता होती है वो होती है रचनात्मक कार्य करने लगता है। रचनात्मक कार्य करने लगता है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि बालक यहाँ से अलग अलग तरीके की रचनाएं करने लगता है, चित्र बनाने लगता है, लाइन खींचने लगता है। इसका मतलब ये कि बालक यहाँ से हर प्रकार के क्षेत्र में उसके अंदर विकास होने लगता है और वह कई चीजों का निर्माण करने लगता है, रचनाएं करने लगता है, अपने पेन के द्वारा चित्रकला करने लगता है और कोई भी अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वह करने लगता है दोस्तों। तो ये हमारा होता है दोस्तों, हमारी कुछ विशेषताएं जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे द्वारा यहाँ पे आपको बता दी गई हैं दोस्तों। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी, कि बाल्यावस्था में जो होता है शारीरिक विकास किस तरीके का होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा एक बार फिर बताना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। इसको जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय बागी।